यहाँ पे बच्चों अभी हम आपके साथ मोशन इन वन डायमेंशन, द हेडिंग इज मोशन इन वन डायमेंशंस। तो इसके हम लोग अभी आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो आपको सिर्फ ध्यान से सुनने होंगे। अगर आप ध्यान से भी सुन लेते हैं उन क्वेश्चंस को तो आपका काफी सारा काम यहाँ पर बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार starting from rest which attains a velocity of 30 meter per second in 0.05 hour। तो इन क्वेश्चन को समझाने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो फिजिक्स आपकी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है कि कोई कार है, तो सबसे पहले बच्चों याद रखो कि ये वन डायमेंशन मोशन होता है। वन डायमेंशन मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना होगा वन डायमेंशन मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जानते हैं। और रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन भी होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन भी होता है। तो ये नाम आपको जगह जगह बुक्स में बदले हुए मिलेंगे, लेकिन सबका मतलब एक ही है। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास एक कार है, तो मैं एक कार बना ही लेता हूँ सबसे पहले। तो ये आपकी कोई कार बन गई, ठीक। अब कहा है कि कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है बच्चों वो 0 है, ठीक है। एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 30.5, या कितनी लिखी है? 30 लिखी है। वो वेलोसिटी अटेन कर लेती है 30 मीटर पर सेकेंड की, लेकिन उसमें समय जो लगता है वो 0.05 आर है। बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि या तो आप जो क्वेश्चन होते हैं एमकेएस में करते हैं या क्वेश्चन सीजीएस में करते हैं। तो हम लोग बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन एमकेएस में ही करते हैं। मतलब उसमें जो लेंथ होती है उसको मीटर में मेजर करते हैं, जो मास होता है उसको केजी में मेजर करते हैं, और जो टाइम होता है उसको सेकंड में मेजर करते हैं। लेकिन अगर कोई सीजीएस में पढ़ रहा होगा, सीजीएस यूनिट्स में, तो उसमें लेंथ वो सेंटीमीटर में मेजर करेगा, मास ग्राम में मेजर करेगा, और टाइम सेकंड में मेजर करेगा। तो बच्चों ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास लेंथ मीटर में है, टाइम आर में दिया है। तो आप कहोगे सर लेंथ मीटर में है तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमने कहा बेटा टाइम होगा कितना? तो तुम कहोगे सर और है, तो आर को सर अगर हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो आप इसमें 1 आवर में 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड होते हैं। तो 0.05 आवर में 0.05 इंटू 60 ये सेकेंड्स होंगे। तो बच्चों टाइम को आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है और इसने आपसे एक्सेलरेशन ही को कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम बच्चों कितना है? 0.05 इंटू 60 तो बच्चों आपको इस क्वांटिटी को खुद से इवेल्युएट करना पड़ेगा। जब आप इसको इवेल्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने आपको कह के बता भी दिया था। जो बच्चों वीडियो की हेल्प से पढ़ रहे हैं तो उनको क्वेश्चन ध्यान से पहले सुनना होगा, तभी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट which attains a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड in 0.05 आवर। ये बच्चों क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को आपने सक्सेसफुली परफॉर्म किया। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग इस तरह के और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हो जाइए। तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए बच्चों आपको रेडी होना है और हम लोग यहाँ पे कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कार मूव्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ a मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग फर्स्ट of its journey and with b meter per second during the remaining half. Calculate the average speed during the entire journey. तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी होगी, क्योंकि आप मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं। और एक कार का डायग्राम भी बना लेते हैं सर्कल के शेप का। क्या लिखा है बच्चों? अ कार मूव्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ a मीटर, एवरेज स्पीड है उसकी a मीटर पर सेकेंड।
ड्यूरिंग द फर्स्ट, तो इसमें लिखा है ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ इट्स जर्नी। अब फर्स्ट क्या लिखा है, फर्स्ट हाफ होना चाहिए बच्चों, उसमें कंप्लीट नहीं लिखा है, क्योंकि बच्चों दोबारा वो जब वो कवर कर रही है तो उसमें रिमेनिंग हाफ लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट हाफ होगा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस वो कवर करती है विद वेलोसिटी या विद स्पीड ए मीटर पर सेकेंड, ये आपको समझ में आना चाहिए। और जो सेकेंड हाफ कवर करती है बच्चों, वो स्टार्ट करती है वो बी मीटर पर सेकेंड के साथ, ऐसा इसने लिखा हुआ है। तो बच्चों कार अगर मान लो यहाँ पे ए से लेकर के बी तक जाती है, तो ए से बी तक की अगर टोटल डिस्टेंस आप एज्यूम कर लीजिए एक्स है, क्या है वो, एक्स है, इसको एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि वो डिस्टेंस का हाफ आपसे कराना चाह रहा है ना, तो पहले टोटल डिस्टेंस आप एक्स कर लो, फिर आप कहोगे फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है विद स्पीड ए मीटर पर सेकेंड से, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर करता है विद स्पीड बी मीटर पर सेकेंड से। आई थिंक अब तो आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों क्वेश्चंस को करने के लिए आप डायग्राम की हेल्प जरूर लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है अ कार मूव्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ ए मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी एंड बी मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग हाफ ऑफ इट्स जर्नी, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो बच्चों यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। तो आप सभी को जानते हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है बच्चों, वो होती है टोटल डिस्टेंस, नॉट टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी में, ये एवरेज स्पीड है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये बच्चों फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप सक्सेसफुली एवरेज स्पीड निकाल ले जाएंगे। तो बच्चों एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आपको याद रखना होगा। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट गिवन है, वो है सी। तो हम लोग पॉइंट्स थोड़े से बदल लेते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं सीक्वेंस वाइज, ए बी और ये सी लिख दिया। चलिए बच्चों अब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस कहोगे सर वो तो हमको पहले ही से पता है कि वो एक्स है, क्योंकि एंटायर जर्नी में जो कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो एक्स है ए से सी में। सर टोटल टाइम बताना है। अब सर ए से सी में टाइम टोटल नहीं गिवन है, अगर सर आपको टोटल टाइम निकालना है ए से सी में, तो पहले आप टाइम निकाल लीजिए ए से बी में, और फिर आप टाइम निकाल लीजिए बी से सी में। तो सर जो टाइम होगा ए से बी में, वो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सर डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस है बच्चों, जस्ट वेट, वो डिस्टेंस है बच्चों x/2, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और बच्चों अपॉन में जो अब स्पीड है वो a है। तो b से c में बच्चों जो डिस्टेंस है अगेन वो x/2 है, और वहां पे स्पीड जो है वो b है। तो बच्चों ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका टोटल टाइम टेकन फ्रॉम a टू c। अब बच्चों आपको ये टोटल टाइम जो है वो कहाँ प्लेस करना है, एवरेज स्पीड में। तो अगर आप टोटल टाइम को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये x/2 उसमें कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/a प्लस 1/b। इसको बच्चों यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, दिस इज योर x/2 टाइम्स 1/a प्लस 1/b, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों धीरे धीरे आप इसको जरा सिंप्लीफाई करते चले जाइए, तो आपके पास यहाँ पे एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको x से x नजर आ रहा है, तो आप x से x को कैंसिल कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 को ऊपर कर दीजिए, और बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है 1/a प्लस 1/b, जिसको आप एलसीएम लेकर के लिख सकते हैं a प्लस b अपॉन a। तो बच्चों ये आपके आ गई एवरेज स्पीड। तो आपको याद रखना बच्चों कि एवरेज स्पीड आपने किस तरह से निकाली। इस एवरेज स्पीड को आपको देखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स का भी ख्याल आएगा। जिन बच्चों ने हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी तो उनको ये याद आएगा कि अगर ए और बी का जो हार्मोनिक मीन होता है वो 2ab अपॉन a प्लस b होता है। यानी कि बच्चों फिजिक्स में कभी भी अगर आपके पास डिस्टेंस को दो हाफ पार्ट में डिवाइड करके आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, वो होगी हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड। तो हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड क्या होगा, 2ab अपॉन a प्लस b। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको याद जरूर आएगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। अगर a और b का हम अर्थमेटिक मीन पूछते हैं तो वो a प्लस b/2 होता है, इसको आप याद कर लीजिए।
और अगर हम ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन पूछते हैं तो वो ए बी की पावर हाफ, दैट मीन्स रूट ए बी होता है। और यदि हम आपसे ए और बी का हार्मोनिक मीन पूछते हैं तो वो 2ab अपॉन ए प्लस बी होता है। आप इसको याद कर लीजिए, भविष्य आपको जरूरत पड़ेगी। अभी भाई तक फिजिक्स कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के साथ। और दूसरे क्वेश्चंस अपने फॉर्म में धीरे धीरे आना चालू कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपके पास दिया है, राइट डाउन द टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग AOB इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के दे देता हूँ। और मैंने आपको बताया था पहले ही, कभी भी मैं अगर बात चर्चा करता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो टाइम हमेशा बच्चों एक्स एक्सिस में ही प्लेस करते हैं। तो ये गलती कभी मत करिएगा कि आपसे टाइम कहाँ चला जाए, वाई एक्सिस में चला गया। अगर गलती से चला गया तो आपके एक्सप्लेनेशन थोड़े से चेंज करेंगे फिर, ठीक है। तो बच्चों तीनों ग्राफ जो आपकी बुक्स में बने हैं उनको हम सक्सेसफुली बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। तो ये बच्चों आपके तीनों ग्राफ कुछ इस डायरेक्शन में बने हुए हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस में टाइम होता है, तो मैंने टाइम प्लेस कर दिया है। वाई एक्सिस में इसने कहा था डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, यानी कि वाई एक्सिस में आपकी डिस्टेंस होगी और डिस्टेंस को बच्चों एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और कह रहा था ए ओ बी ग्राफ का नाम है, तो बच्चों ये हो गया ए, ये हो गया ओ और ये हो गया बी। सिमिलरली आप ए ओ बी लिख लीजिए। तो बच्चों मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। कह रहा है कि राइट डाउन द टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग AOB इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बच्चों केस नंबर ए है ये, केस नंबर ए का उल्लेख यहाँ करेंगे, केस नंबर बी का, केस नंबर सी का। तो आप स्टार्ट करेंगे केस नंबर ए के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले किसी भी तरह का ग्राफ होता है तो बच्चों हम कोशिश करते हैं कि हम ग्राफ को पहले रीड करें। तो इसमें बच्चों इसको रीडिंग मोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, रीडिंग मोड वो जो अपने आप हट जाता है। ओके चलो बच्चों देखते हैं। तो यस, इसको बच्चों हम लोग रीडिंग मोड में कन्वर्ट कर लिया, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों आपको देखना क्या है कि आपको बताना है कि टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इन AOB। तो तुम कहोगे सर टाइम t इक्वल टू 0 था तो बॉडी यहाँ पर थी, टाइम t इक्वल टू 0 था तो भी बॉडी यहीं पर है। यहीं पर है का मतलब क्या हुआ, तुम कहोगे सर यहीं पर है का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर x की कोई वैल्यू है, क्योंकि कुछ हाइट तो है ना आपके पास ग्राफ की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइट तो है ना कुछ ग्राफ की। हाइट कितनी है, मान लो ये 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर। भाई हाइट तो है ही। अब कुछ हाइट बना लो, जैसे यहाँ 2 मीटर है, यहाँ पे 4 मीटर है ना। क्योंकि कुछ हाइट तो होनी चाहिए ना। यहाँ 2 हो गई, यहाँ 4 मीटर हो गई, तो कुछ आप लिख लो ताकि आप रीड कर पाओ ग्राफ को प्रॉपरली। तो बच्चों टाइम t इक्वल टू 0 कहाँ होता है, यानी कि इनिशियल ओरिजिन होता है। ओरिजिन को मतलब कहते हैं टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 पर आप चेक करेंगे और हमको बताएंगे कि t इक्वल टू 0 पर उसकी डिस्टेंस कितनी है। तुम कहोगे सर 2 मीटर है, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,2। यानी t इक्वल टू 0 पर उसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। हमने टाइम कुछ आगे बढ़ाया, मान लो हमने टाइम 1 सेकेंड कर दिया, या 2 सेकेंड होगा, यहाँ पे 3 सेकेंड होगा, ऐसे ही तो होगा। तो 1 सेकेंड पर वो कहाँ पर है, अगेन 2 मीटर पे है। 3 सेकेंड पे भी 2 मीटर पे भी है, 4 सेकेंड में भी 2 मीटर पे है, 5 सेकेंड में भी 2 मीटर पे है। इसका मतलब बॉडी की जो डिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं हो रही, वो तो लगातार फिक्स है। इसका मतलब बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी। इसका मतलब अगर आप ए पार्ट का आंसर लिखेंगे तो ए पार्ट का आंसर क्या होगा, आप लिखेंगे बॉडी इज स्टेशनरी। आप लिखेंगे बॉडी इज स्टेशनरी। ये बच्चों उसका मतलब निकल करके आए। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग नेक्स्ट वाले ग्राफ में जाते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर टाइम तो हो गई ना बच्चों। जैसे यहाँ पे टाइम 1 2 3 4 अगर आप लिखना चाहें तो सेकंड्स में लिख सकते हैं। तो t इक्वल टू 0 पर बॉडी यहीं पर है, यानी कि रेस्ट पे है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर जो ग्राफ है वो भी ओरिजिन से पास कर रहा। तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, क्योंकि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो गया 0,0।
टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो हो सकता है 1 मीटर पे हो, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे 2 मीटर पे हो, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे वो 3 मीटर पे हो, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो 4 मीटर पे हो। तो आपकी ये बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी प्रोपोर्शनल बढ़ रही है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रही है। आप इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। मैंने बताया था 0 सेकेंड पे 0 डिस्टेंस ट्रेवल हुई है 0 मीटर, 1 सेकेंड पे 1 मीटर, 2 सेकेंड पे 2 मीटर, 3 सेकेंड पे 3 मीटर, 4 सेकेंड पे 4 मीटर। हमने बच्चों आपसे कहीं भी नहीं कहा कि 1 सेकेंड पे अगर वो ट्रेवल कर रही है 1 मीटर, तो मैंने ये आपसे नहीं कहा कि 10 सेकेंड पे वो ट्रेवल कर रही है 2 मीटर, फिर 11वें सेकेंड पे ट्रेवल कर रही है वो 3 मीटर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने टाइम को भी इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया है और डिस्टेंस को भी इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब इंटरवल अगर आप समझना चाहें तो जैसे 1 सेकेंड पर उसकी डिस्टेंस अगर 1 मीटर है और 2 सेकेंड पर उसकी डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये जो इंटरवल आ रहा है वो 1 सेकेंड का आ रहा है, और यहाँ पे भी जो इंटरवल आ रहा है डिस्टेंस का वो भी 1 मीटर का आ रहा है। यानी कि हर 1 सेकेंड में वो 1 मीटर ही ट्रेवल कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें हर 1 सेकेंड में वो 1 मीटर ही ट्रेवल कर रही है। तो देखिए 1 सेकेंड पे 1 मीटर, 2 सेकेंड पे 2 मीटर, 3 सेकेंड पे 3 मीटर, 4 सेकेंड पे 4 मीटर। इसका मतलब जो टाइम और डिस्टेंस है वो आपस में प्रोपोर्शनल है। और वैसे भी बच्चों आपको मैं बता दूं कि कभी भी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो और वो ओरिजिन से पास कर रहा हो तो दैट मींस जो एक्स एक्सिस पे यूनिट होगी और जो वाई एक्सिस पे यूनिट होगी वो आपस में प्रोपोर्शनल होती है। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन अगर पास करती है ओरिजिन से तो ग्राफ में जो टाइम होगा और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो आपस में प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रही है। तो अगर आप इस पार्ट का आंसर सक्सेसफुली लिखना चाहेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दैट इज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। दैट इज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये इसका मतलब होता है। अब बच्चों हम सी वाले ग्राफ को रीड करते हैं और देखते हैं क्या उसमें पॉसिबल हो सकता है। तो बच्चों स्टार्टिंग में ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब 1 सेकेंड पे वो 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 2 सेकेंड पे 2 मीटर, 3 सेकेंड पे 3 मीटर, 4 सेकेंड पे 4 मीटर। लेकिन 4 सेकेंड में जब उसने 4 मीटर ट्रेवल किया था और उसके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो टाइम तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस लगातार कम होती चली है। टाइम तो कभी बैक नहीं आता। टाइम कभी बैक नहीं आता। टाइम तो हमेशा ही आगे बढ़ेगा। टाइम हमेशा इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग नहीं होता। तो समय के साथ टाइम बढ़ रहा है तो पहले डिस्टेंस बढ़ रही थी और समय के साथ टाइम बढ़ रहा है तो फिर डिस्टेंस उसकी कम हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा? शायद यहाँ पे ब्रेक लगी होगी, रिटार्डेशन हो रहा होगा, कुछ ऐसा यहाँ पे प्रोसेस हुआ होगा। तो बच्चों सी पार्ट को आपने सक्सेसफुली समझ लिया होगा कि पहले टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम हो रही है। तो बच्चों अगर आपको इसको एग्जाम में इसका सी वाले पार्ट का प्रॉपरली आंसर लिखना हो तो आप लिखेंगे द ग्राफ शोज दैट आफ्टर अ सर्टेन टाइम beyond point O the distance decreases with time and becomes zero at point B। तो बच्चों ये पॉइंट आपको बोलना बहुत कंपलसरी होता है कि बी पॉइंट पे आते आते उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है वो जीरो हो जाती है ना। और फिर लिखा है दिस इज नॉट पॉसिबल इन वन डायमेंशन मोशन। कह रहा वन डायमेंशनल मोशन में ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्यों बच्चों? कहोगे सर ये कैसा ग्राफ है अगर पॉसिबल नहीं है तो हमने कहा बेटा ये इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है वन डायमेंशनल मोशन, और वन डायमेंशनल मोशन में अगर आपकी कोई बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन में एक वन डायरेक्शन ओनली, तो अगर टाइम बढ़ेगा तो टाइम के साथ उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी ही। टाइम बढ़ेगा तो टाइम के साथ उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी ही।
अगर कोई कह रहा है कि टाइम बढ़ने पे डिस्टेंस कम हो रही है, तो वो तभी हो सकती है जब वो बॉडी आगे की जगह कहाँ जाने लगे, पीछे जाने लगे। और बच्चों पीछे तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि आप अपने चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन मोशन में क्या होता है कि बॉडी आप एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ही चला रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए टाइम बढ़ने के साथ अगर वो बॉडी वापस अपनी जगह पे आ रही होगी, या कहीं भी कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है। आप मेरी बात समझिएगा बच्चों, इस बात को मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ। टाइम बढ़ रहा है, बॉडी आगे जा रही है, डिस्टेंस भी बढ़ती चली जा रही है। अब टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसकी डिस्टेंस जीरो हो रही है, ये कैसे हो सकता है? टाइम बढ़ने के साथ बॉडी कहीं तो जाएगी ना, या तो यहाँ जाएगी या तो यहाँ जाएगी, लेकिन डिस्टेंस कैसे जीरो हो सकती है? क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर वो बैक साइड में भी जाएगी, तो अगर वो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर चली हुई थी, यानी कि 6 मीटर चली है, और टाइम बढ़ने के साथ वो वापस आ रही है, तो वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा ना। और अगर फिर वापस आ जाएगी तो 10 मीटर हो जाएगा, और फिर वापस आ जाएगी तो 12 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं पाएगी अगर हम चर्चा करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। ये बात समझने की कोशिश करिएगा आप लोग सब। हम इस बात को दोबारा बताते हैं। हम आपको ये बता रहे थे कि बॉडी आगे चल रही है टाइम के साथ, तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है। लेकिन अगर टाइम बढ़ रहा है लेकिन बॉडी बैक साइड आ रही है, तो भी तो वो डिस्टेंस ही है। इसका मतलब अगर वो 10 मीटर आगे चली है तो 10 मीटर पीछे चली है, तो डिस्टेंस तो टोटल 20 मीटर हुई ना, टाइम बढ़ने के साथ साथ। बैक आने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप उसको डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करने लगे। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ पे। आप शुरुआत में भी यहाँ पे थे, आखिरी में भी यहीं पर ही हो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती है। ये बात समझ में आई? तो समय के साथ बॉडी आगे बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन समय अगर बढ़ रहा है तो बॉडी वापस आ रही है, तो है तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी, आप किसी भी डायरेक्शन में चले, भले आप अपने ओरिजिनल पॉइंट पे वापस ही क्यों ना आ जाए, लेकिन डिस्टेंस पूरी काउंट होगी। मतलब 10 मीटर जाने में और 10 मीटर वापस आने में, या 12 मीटर जाने में या 12 मीटर वापस आने में, या 14 मीटर जाने में 14 मीटर वापस आने में, तो पूरी डिस्टेंस काउंट होगी। तो बच्चों आपको ये जो हमने रफ प्रोसेस इतनी देर तक समझाया, इसको आप जरूर समझें कि ये जो थर्ड केस है वो डिस्टेंस के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है। इसलिए हमने इस ग्राफ को एक्सप्लेन जरूर किया, लेकिन मैंने लिख दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन में डिस्टेंस जो होती है वो जीरो नहीं हो सकती है। और वहां पे ग्राफ बच्चों एक्स एक्सिस पे आ गया है, और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस है वाई कोऑर्डिनेट में, तो वो जीरो हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों सी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में, जिसे बहुत ही लोग गलत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे हम इसको लिख के आपको बता देते हैं कि द ग्राफ shows the graph shows that a certain curtain नहीं है बच्चों, certain है, curtain तो पर्दा होता है, that a certain time beyond oh the distance decreases with the time and and becomes zero at point B। ये तो बच्चों हमने ग्राफ में जो था उसको रीड किया है ना। लेकिन हम आगे ये भी पॉइंट लिख देते हैं हैशटैग लगा के कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। किसमें? वन डायमेंशनल मोशन में। सुनना है? ये संभव नहीं है वन डायमेंशनल मोशन। इसीलिए हमने ये पॉइंट हैशटैग बना के लिख भी दिया। तो बच्चों अभी तो आपके पास बेहद आसान ग्राफ थे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसको आपने रीड किया और अच्छे से समझा।
और बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर थोड़ी देर रुक के फिर से हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो अभी हम लोग ने 3 क्वेश्चन किए थे, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है। और जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Body starts with initial velocity of 20 meter per second and acceleration 5 meter per second square. Find the distance covered by it in 5 seconds. ये पूछ रहा डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड, यानी आपके पास टाइम दिया है कि वो 5 सेकेंड है, तो आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड्स। तो बच्चों अगर आप इसको समझना चाहें वन डायमेंशनल मोशन की तरीके से, तो आप समझ भी सकते हैं कि एक बॉडी होगी, वो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और एक्सेलरेशन भी दिया है, यानी एक्सेलरेशन का मतलब टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ भी रही है। तो ये पूछ रहा है 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद क्या पूछ रहा है, 5 सेकेंड बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 ये कहता है कि बच्चों हो सकता है किसी बच्चे ने इक्वेशन लगा दी हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर लगा देगा तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो v क्या है 5 सेकेंड बाद, कहोगे सर पता नहीं। u क्या है सर, वो 20 है। सर एक्सेलरेशन कितना है सर 5 है। और सर ये फाइनल वेलोसिटी जो आप v निकालना चाहते हैं यहाँ पर, वो कितने सेकंड बाद निकाल रहे हैं आप, 5 सेकंड बाद निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे 5 लिख दो, तो ये कितना हो गया 25 प्लस 20, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी है 45 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि बताओ 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 45 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद अगर वो उस बालक लगा लेता वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो क्वेश्चन तो भी हो जाता। वी इसको पता होता वो 45 का स्क्वायर है, यू उसको पता होता वो 20 का स्क्वायर है, 2a एक्सेलरेशन उसको पता होता कि वो 5 है, और वो यहाँ से s को कैलकुलेट कर लेता, और उसका s खुशी खुशी कैलकुलेट होकर के आता 162 मीटर। कितना आता, अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 162.5, ये आएगा 162.5 मीटर आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा होशियार होगा तो वो कहेगा हम 2 इक्वेशन क्यों लगाए, हम सीधा सेकेंड इक्वेशन लगा लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपको इस इक्वेशन को प्रूफ करके भी बताया था कि ग्राफिकली इन इक्वेशंस को हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है 5 सेकेंड में। u क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी वो है 20, और टाइम कितना है बच्चों 5 सेकेंड है, और एक्सेलरेशन बच्चों कितना है 5 है, और टाइम कितना है 5 सेकेंड है। तो बच्चों अगर आप देखिए तो आपको सारी चीजें यहाँ पे नोन है। अब आप यहाँ पे डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो वो वन शॉट निकल आएगी 162.5 मीटर। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन करने का क्या मेथड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने सक्सेसफुली कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप रेडी हो जाए। किसको बेटा, ये वाला क्वेश्चन। हाँ बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो मैं एक बार ग्राफ से कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूँ हो पाता है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो हम उसको नाम देंगे मेथड नंबर 3। तो ग्राफ से अगर बच्चों हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हमको ग्राफ बनाना होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। चलिए बच्चों, तो एक बच्चे ने कहा कि हम इसको ग्राफ से एक बार करके देखें। तो बच्चों हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे, पहले तो ये क्लियर हो। और उसके बाद t इक्वल टू 0 सेकेंड पर उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, और वो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बना रहे, 20 तो वैसे ऊपर होगा, लेकिन यहाँ लिख दिया है तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा मैंने माना होगा तभी लिख दिया है ना। और बच्चों आप ध्यान से देखिए, ग्राफ से करने के लिए आपको t इक्वल टू 5 सेकेंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए, तो वो आपको अलग से निकालनी पड़ेगी, है ना। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप कहोगे सर, क्योंकि एक्सेलरेशन नोन है ना, तो 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी पता पड़ जाएगी। लेकिन ग्राफ के टर्म्स में कहना है ना,
तो तुम ग्राफ के टर्म्स में कहोगे कि ग्राफ का स्लोप पता है ना, स्लोप मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, विच इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो सर एक्सेलरेशन पता है ना, तो एक्सेलरेशन की वजह से अभी आपने ए पॉइंट तो नोन है, तो बी पॉइंट भी नोन हो जाएगा, क्योंकि 5 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आप एक्सेलरेशन यानी इस ग्राफ के स्लोप को यूज करके निकाल लेंगे। तो अगर आप पूरी तरीके से ग्राफ ही यूज कर रहे हैं तो बच्चों आप ग्राफ को ही यूज करके करिए। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप हमको बताइए, तभी क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों आप बताएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, जो पॉइंट आपका बी पॉइंट है। क्योंकि सर बी पॉइंट तक अगर हमको पहुंचना है तो हम एक्स में 5 सेकंड चलेंगे और वाई एक्सिस में वी चलेंगे। और सर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन बताता है। तो बच्चों हमारे पास जो स्लोप है ए बी का स्लोप, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन, वो हमारे पास दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है ना। तो बच्चों अगर हम ग्राफ से करेंगे तो ग्राफ में तो हम स्लोप की चर्चा करेंगे, और स्लोप हमारे पास 5 है, ठीक। तो आप कहोगे सर स्लोप कैसे निकालते हैं? सर स्लोप का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर अगर आपके पास पॉइंट्स हो तो इस वाले पॉइंट को हम मान लेंगे 0,20 और इस पॉइंट को मैंने मान बैठा है 5,v। तो आप बच्चों ए पॉइंट का एज्यूम कर लीजिए, लिख लीजिए ए पॉइंट हो गया 0,20 और बी पॉइंट हो गया आपका 5,v। तो बच्चों ये पॉइंट बन जाएगा x1y1, ये बन जाएगा x2y2। अब आप लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 45 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ए की वैल्यू बच्चों आप प्लेस कर दीजिएगा, ए की जगह 5 है क्योंकि स्लोप इसका 5 है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आपका आ जाएगा 45 मीटर पर सेकेंड। और ओवरऑल कहें तो ये इक्वेशन बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही होती है। चलिए बच्चों उसके बाद आपका मन था कि सर इसका एरिया अगर हमको देखना हो तो बेसिकली एरिया जो होता है वो ग्राफ के अंदर वाला पोर्शन होता है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भैया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस देता है। तो कैसे निकालेंगे? तो कहोगे सर इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप ट्रापीजियम का एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि सर ये जो बेसिकली है ना ये आपका क्या है, ये पूरा एक ट्रापीजियम है, क्योंकि इसमें 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो आप इस ट्रापीजियम का क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। तो सर जो ट्रापीजियम का एरिया होगा वो हमें डिस्टेंस देगा। वो सर कितना होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली साइड जो है 20 है और ये वाली साइड 45 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप लिखेंगे पैरेलल साइड्स का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों अगर इनके बीच की आप डिस्टेंस देखेंगे तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच की ये 2 डिस्टेंसेस है, लेकिन हम क्या लेते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, जो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों कितनी है? ये 5 है। तो बच्चों अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके वापस कैलकुलेटर पर क्या आ जाएगी? 162.5 मीटर। तो बच्चों आपने देखा इसको मेथड नंबर 3 से हम लोग ने किया जरूर है, लेकिन ये होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा था और कर तो लिया, लेकिन बेसिकली आपको ग्राफ का एक अच्छा आइडिया मिल गया। यानी कि इस तरह के ग्राफ आपके पास अगर दोबारा आते हैं तो आप इन ग्राफ को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि ग्राफ वाले पोर्शन यानी मेथड नंबर 3 को सेपरेट कर दिया। तो मेथड नंबर 1 भी सारे बच्चों को क्लियर हो गया था कि मेथड नंबर 1 से भी क्वेश्चन हो सकता है, और मेथड नंबर 2 से भी हो सकता है, और मेथड नंबर 3 से भी हो सकता है। इसमें सबसे आसान मेथड जो था वो मेथड नंबर 2 था, जिसमें आपने न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा करके डिस्टेंस को डायरेक्ट टारगेट बना लिया। वंस अगेन बच्चों तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। 3 मेथड से आपने किया है, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि 5 होगा, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। 5 होगा क्वेश्चन। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 5वें वाले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव कर गए हैं। इसमें लिखा है अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में कभी भी पढ़ रहे हैं तो हम जैसे जैसे आपको पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स सिखा रहे हैं, तो आपने इसमें एक बात देखी कि सर हर बार एक डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं।
तो डायग्राम की अगर आप भी हेल्प लेंगे तो डायग्राम से करना क्वेश्चन बेहद आसान हो जाता है। तो डायग्राम आप सभी को बनाने होते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें लिखा है कि बॉडी को ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और कभी भी किसी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो फ्री फॉल करती है और उस पर एक्सेलरेशन लगता है। तो जब अब एक्सेलरेशन दो बॉडीज के बीच में लगे, उसमें एक बॉडी तो आपकी खुद की ये बॉडी है और दूसरी बॉडी आपकी अर्थ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, अर्थ होगी ना। तो अगर कभी भी दो बॉडीज में से एक बॉडी अगर अर्थ हो जाती है, तो ऐसे केस में वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विद एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी प्रूविंग के लिए हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। जो ग्रेविटेशन होता है, उस ग्रेविटेशन में इस बात को प्रूव भी कराया जाता है कि दो बॉडीज में अगर एक बॉडी अर्थ हो जाती है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर बच्चों आपने ये बात कभी समझी नहीं है, तो मैं इस बात को समझाने के लिए आपके सामने एक अर्थ बना लेता हूँ। अर्थ का मास जो होता है वो उसके सेंटर पे होता है। ये हो गई अर्थ की रेडियस। बच्चों आपको भविष्य में ये भी पता पड़ेगा कि अगर हम अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट ऊपर चले जाए, चाहे अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट हम अंदर आ जाए, यानी अर्थ की अगर हम डेप्थ में आ जाए या हम अर्थ से कुछ ऊपर चले जाए, मान ले अर्थ से आप एच हाइट ऊपर चले गए या अर्थ से हम एच हाइट नीचे आ गए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों केसेस में बच्चों क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो बच्चों ये तो आपको पता ही होगा ना कि अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते जाते कहीं ना कहीं मून आएगा, और मून की पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो G/6 हो जाती है। और बच्चों अगर हम अंदर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो भी कम होती है। तो बच्चों ये कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन है। उसने पूछा था कि अगर हम अर्थ की सरफेस के अंदर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सेम रहेगी, बढ़ेगी, कम होगी, 6 टाइम्स हो जाएगी। इस तरह के ऑप्शंस थे। तो बच्चों ने यही दिमाग लगा करके आंसर दिया कि सर ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कम होती है, क्योंकि मून पे G/6 होती है, सर बच्चों को पता है। और बच्चों ने सोचा अगर ऊपर जाने पर कम हो रही है तो नीचे जाने पर बढ़ेगी। तो सारे बच्चों ने बताया, ऑडियंस पोल ने भी बताया कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे हम ऊपर जाएं चाहे हम डेप्थ पे आए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम ही होती है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, जिसकी वजह से उस मैडम को वहां से जाना पड़ा था। तो ये क्वेश्चन कई जगह चलता है और इसकी प्रूविंग जो है बेसिकली क्लास 11th में कराई भी जाती है, तब आप सीखेंगे भी। अभी हम आपको इतना बता सकते हैं कि भाई अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस आपको पता है, और ये अर्थ की सरफेस पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। कभी भी अर्थ की सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो क्यों अट्रैक्ट होता है, वो अपने वेट की वजह से होता है। अगर इसका मास m है तो उसका वेट क्या होगा, वो होगा m/g। क्या होगा, m/g। तो तुमने कहा कि सर वैसे ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसका स्टैंडर्ड क्या होता है। हमने कहा बेटा न्यूटन्स ने बताया था अगर दो बॉडीज होती है जिनका मास m1 और m2 होता है, उनके बीच में अगर अट्रैक्शन निकालना हो तो वो होता है Gm1m2/r²। ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जहां पे g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये होती है। तो तुम कहोगे अच्छा, तो भरने का ये स्टैंडर्ड आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि आप इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या लिखना चाहते हो, अट्रैक्शन फोर्स। तो सर वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है, वो होता है Gm1m2। सर यहाँ पे m1m2 तो है नहीं, तो हमने कहा जो है वो लिखो। और सर g एक मास है अर्थ का मास और एक मास है बॉडी का मास, और सर उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो अर्थ की रेडियस के बराबर है। और सर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बराबर है, क्योंकि सर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बॉडी जो होगी अपने किसकी वजह से, अपने वेट की वजह से अट्रैक्ट कर रही होगी। ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये बॉडी के वेट के बराबर ही होगा, और बॉडी अपने वेट की वजह से ही सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। और बॉडी का वेट क्या होता है, बेसिकली वेट इज नॉट अ मास, वेट इज एक्चुअली अ फोर्स।
क्योंकि वेट की यूनिट क्या होती है, mg। g इज एक्सेलरेशन, और मास में एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आप mg के बराबर करते हैं। इसके बराबर करते हैं, mg के बराबर करते हैं, या तो सॉल्विंग करते हैं, m से m आप कैंसिल कर देते हैं, तो g आता है GME अपॉन RE स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी। तो आप g की वैल्यू बच्चों निकालने की पूरी कोशिश करिए। ये होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 कैपिटल G, जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ये सारे एक्सपेरिमेंटल डिफाइंड वैल्यूज है। और अर्थ की रेडियस होती है 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स होती है। आप उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बच्चों जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक आप लोग को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जी की वैल्यू फ्री फॉल पे जो आप लिखते हैं वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और फ्री फॉल पे जो आप जी निकालते हैं वो उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आपको ध्यान देना होगा कि जो आपने जी का जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसमें अर्थ का मास है, अर्थ की रेडियस है और एक कांस्टेंट है, यानी कि जो जी होता है वो उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात समझ में है? यानी अगर बॉडी कोई अर्थ की तरफ फ्री फॉल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यानी आपके पास फ्री फंड का एक्सेलरेशन होगा। आप एक्सेलरेशन खोजने नहीं जाओगे, वो अंडरस्टूड आ जाएगा कि वो जी है फ्री फॉल पे। तो लिखा है अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब वो ग्राउंड पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बच्चों अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर आपको पूरी तरह से नजर आएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई टॉवर की हाइट बताओ। तो टॉवर की हाइट आपको निकालनी है। तो टॉवर की हाइट निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे टाइम तो गिवन नहीं है, तो आप टाइम वाली इक्वेशन को नहीं यूज करेंगे। आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, जी पता है, तो कहोगे सर फिर तो सर आपके पास एक ही इक्वेशन बचती है जिसमें फाइनल वेलोसिटी हो और टाइम ना हो, बाकी सारे टर्म। तो v क्या है 20 है, u क्या है 0 है, एक्सेलरेशन 9.8 हो गया जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 10 भी लिख सकते हैं, और डिस्टेंस बच्चों आपको निकालनी है। तो कहने का मतलब जब आप इस डिस्टेंस को निकालेंगे तो वो डिस्टेंस आएगी बच्चों 20 मीटर। कितनी आती है, 20 मीटर आती है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो आई थिंक ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह से आपने ये डिस्टेंस निकाली। और बच्चों इसमें कमान का लॉजिक ये भी होता है, इस लॉजिक को भी समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका ये ग्राउंड है, जरा सभी बच्चे समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पे आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप कराया है और अलग अलग हाइट से, अलग अलग वेट से। आपको ध्यान देना होगा जो भी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके उनको नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो इन सबको जब आप गिराएंगे तो सबका एक्सेलरेशन सेम होता है, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जब आप किसी बॉडी को गिराते हैं तो एक्सेलरेशन उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे बॉडी कुछ भी हो वो फ्री फॉल करेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कहने का मतलब अगर आप घर जाकर के एक पेन गिराएंगे और एक मोबाइल गिराएंगे या एक फुटबॉल गिराएंगे तो पेन का मास काफी हल्का होगा, मोबाइल का मास ज्यादा होगा। लेकिन आपकी मन में फीलिंग आएगी कि मोबाइल अर्थ पे पहले पहुंचेगा। ऐसा नहीं होगा, मोबाइल और पेन दोनों ही अर्थ पे एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन बना लिया था और इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी बना भी हुआ है कि सर मान लीजिए मैं पेन गिराता हूँ और मैं एक कागज गिराता हूँ, मैंने अपने कॉपी का एक पेज फाड़ लिया और पेज फाड़ करके मैंने उसको गिराया। तो सर जो पेज होता है वो देर से पहुंचता है, पेन पहले पहुंच गया। तो आपका लॉजिक गलत हो गया, क्योंकि सर जैसे ही हम पेज गिराते हैं तो वो हवा में टहलते टहलते उड़ते उड़ते नीचे पहुंचता है। तो हमने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका सरफेस एरिया पे नीचे की तरफ क्या लगता है, एयर फ्रिक्शन पड़ता है। तो एयर जो होती है इसको नीचे आने से रोकती है, एयर फ्रिक्शन पड़ता है क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है।
तो जो अगर सरफेस एरिया आपने बड़ा ले लिया है तो उस पे एयर फ्रिक्शन, जिसको हम लोग एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, वो काम करता है, और जिसकी वजह से ये टहलते टहलते बातचीत करते करते नीचे आता है और इसको आने में समय लग जाता है। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान देनी होगी, कई बच्चों का ये सवाल होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 सक्सेसफुली बताया है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।